अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है आप सभी का। और इस क्लास में हमने लिक्विड पोर्शन क्योंकि ख़त्म कर दिया है, लिक्विड पोर्शन और सॉलिड पोर्शन के बीच में एक टॉपिक दे रखा है, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। जब गैसीय स्टेट में स्टार्ट कर रहा था तब मैंने बताया था अब तक साइंटिस्ट्स का मानना है कि देर आर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। 7 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उनको जो है साइंटिस्ट जो है तरतीब दे चुके हैं, ठीक है ना। उनमें से लिक्विड क्रिस्टल भी एक है। तो अपने कोर्स में 5 स्टेट्स थी, एक गैसीय स्टेट, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल। दो और हैं, उन पर कभी मौका मिला तो फिर कभी बात करेंगे। अच्छा, मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं तो आपने 4 लगानी है। कितनी लगानी है? 4। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि बुक की लाइन यही है, ठीक है ना। बुक की लाइन यही है और आंसर जो है वो बुक की लाइन में ही होना चाहिए। यही जो है ये आपका बोर्ड प्रेफर करता होता है, ठीक है ना। अच्छा, ऑल दो ये मैंने आपको जनरली बता दिया कि अब तक 7 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो क्लासिफाई की जा चुकी हैं और लिक्विड क्रिस्टल भी उनमें से एक है। लिक्विड क्रिस्टल जो है ये एक टर्बिड स्टेट है, ये एक टर्बिड या इंटरमीडिएट स्टेट है। टर्बिड का क्या मतलब होता है वो अभी पता लग जाएगा। इंटरमीडिएट तुम मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझते होगे इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, इन बिटवीन। ये लिक्विड क्रिस्टल ये जो स्टेट है ये इन बिटवीन सॉलिड्स और लिक्विड्स होती है। दिस इज इन बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये कैसे रहती है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। कहानी कुछ यूं है कि आप जानते हो जब भी किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, किसी सॉलिड को मेल्ट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वो वेपर्स या गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर वेपर और गैस में कोई स्ट्रिक्ट डिफरेंस नहीं कर रहे, ठीक है। तो यूं बोल लो कि चलो लिक्विड को जब हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जितने फिजिकल चेंजेस हैं, जितने फेज चेंजेस हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम इन पे इस्टेब्लिश होती है। यानी सॉलिड और लिक्विड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, जिसकी बात मैं पिछले क्लास में करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया। अभी बात कर लेते हैं कि ये जितने भी फेज चेंज प्रोसेस हैं ये सब डायनामिक इक्विलिब्रियम पर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड स्टेट डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। लिक्विड और वेपर्स बॉइलिंग पॉइंट पर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर। यानी ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है? मिसाल के तौर पर आपने किसी लिक्विड को ठंडा करना स्टार्ट किया, आपने किसी लिक्विड को ठंडा करना स्टार्ट किया और वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। मानो आपने वाटर ही ले लिया, H2O। H2O लिक्विड लिया, उसे ठंडा करना स्टार्ट किया तो वो सॉलिड H2O यानी आइस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, यूं बोल लो, ठीक है। सॉलिड H2O यानी आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। शुरू में क्या था कि लिक्विड वाटर ही था, ठीक है, सिर्फ आपके पास लिक्विड वाटर पड़ा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि आइस भी बनने लग गई, ठीक है। ये काम 0 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है, ये काम 0 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। तो आप जानते हो जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वहीं 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी है। जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वहीं पर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी है। तो जहां पर वाटर जो है, लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिडिफाई होकर के आइस बना रहा होगा, वहीं पर आइस के कुछ मॉलिक्यूल लिक्विफाई होकर यानी मेल्ट होकर वापस लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और शुरू में तो क्या होगा कि सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा, ठीक है, आपको आइस कम नजर आएगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है H2O से आइस बनने का जो रिएक्शन, लिक्विड वाटर से आइस बनने का जो रिएक्शन है, ये काफी तेज चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे आइस बनने लग जाएगी, जैसे जैसे आइस बनने लग जाएगी तो आइस से लिक्विड वाटर की कन्वर्जन ये भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है और हम जानते हैं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जिस तरीके से लिक्विड वाटर से आइस बनने का अमल जारी था, इस तरीके से जब आइस बनने लग जाएगी तो आइस भी लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर मानो 15 मॉलिक्यूल लिक्विड वाटर के आइस में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो 15 मॉलिक्यूल आइस के वो जो है लिक्विड वाटर में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी
दो ऑपोजिट प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना और सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये दोनों सेम रेट पर चल रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इसका रेट बराबर हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। या यहां पर अगर रिएक्शन ना लिखो क्योंकि फिजिकल चेंज है तो प्रोसेस का वर्ड यूज कर लो। फॉरवर्ड प्रोसेस का रेट रिवर्स प्रोसेस के रेट के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सेम कहानी लिक्विड और वेपर्स के बीच में भी चलेगी। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड को हीट करना स्टार्ट करोगे, वेपर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वेपर्स की एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी, कुछ वेपर्स वापस कंडेंस होकर लिक्विड बनाना शुरू कर देंगे। शुरू में लिक्विड से वेपर्स बनने का जो अमल होगा ये तेज रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वेपर्स की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी तो फिर वेपर्स से लिक्विड बनाने का अमल भी ये भी तेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम आएगा कि लिक्विड से वेपर्स बनने का अमल और वेपर्स से लिक्विड बनने का जो अमल है, इनकी रफ्तार बराबर हो जाएगी। इस स्टेट को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जितने भी फेज चेंजेस हैं उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम लाजमी होती है। लिक्विड और वेपर्स के बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। सॉलिड और लिक्विड्स के बीच जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर होती है। मेल्टिंग पॉइंट का दूसरा नाम फ्यूजन पॉइंट भी है। आइस और लिक्विड वाटर के बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस होगी। लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स के बीच, H2O वेपर्स के बीच डायनामिक इक्विलिब्रियम 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी, ठीक है ना। तो तमाम लिक्विड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बताता चलूं कि कुछ सॉलिड्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है, जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स होती है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरी तरह के सॉलिड्स होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। उनमें बेतरतीब अरेंजमेंट होती है, जस्ट लाइक लिक्विड्स, ठीक है। होते ये भी सॉलिड्स हैं, लेकिन इनमें जो अरेंजमेंट होती है कोई ऐसी खास अरेंजमेंट नहीं होती। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होती है। तो जब भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हो तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, ठीक है। मेल्ट्स शार्पली, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, वो 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। और जब तक पूरा सोडियम क्लोराइड मेल्ट नहीं हो जाता उसी दौरान टेम्परेचर जो है 801 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। जिस तरह से वाटर जो है एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब तक पूरा वाटर मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी तरीके से जब आप वाटर को बॉयल करते हो, जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। इसी तरीके से जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करते हो तब भी उसका जो टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाता अनटिल या अनलेस कि आपका पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर इस बारे में सोचा जा सकता है कि उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा अगर आप हीट करोगे, ठीक है ना। तो इन बातों को आपने जहन में रखना है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स तो ऐसे ही होते हैं ना कि मेल्ट शार्पली, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे भी देखे गए हैं जो क्या करते हैं, मेल्ट होने से पहले, कंप्लीट मेल्ट होने से पहले एक टर्बिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको मिसाल से समझ आएगी। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड और शार्प होता है, ठीक है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग अलग होता है वो मैं बताता हूं। ये टर्म्स क्या हैं इन पर भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये स्पेशल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ठीक है। कोई स्पेशल तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप इसको हीट करते हो, ठीक है, हीट करने पर या जब इसको आप मेल्ट करते हो ये कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ये मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मिल्की लिक्विड जिस तरह दूधिया लिक्विड और मजीद टेम्परेचर बढ़ाने पर ये मिल्की लिक्विड जो है
ये मिल्की लिक्विड जो है ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रोसेसेस पर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है, यहां पर भी कोई खास टेम्परेचर रहता है और यहां पर भी कोई खास टेम्परेचर रहता है। इसीलिए मैंने डायनामिक इक्विलिब्रियम शुरू में समझा दिया कि ताकि पता हो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे मिसाल के तौर पर कोलेस्टेराइल बेंजोएट है, ठीक है, कोलेस्टेराइल बेंजोएट, ये एक क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जब आप इसे 145 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो तो ऐसा होने की बजाय कि ये कंप्लीटली एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ये एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और 179 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लिक्विड स्टेट है इसको बोलते हैं टर्बिड लिक्विड स्टेट, टर्बिड लिक्विड स्टेट। टर्बिड का मतलब लिखो नॉट क्लियर, टर्बिड का क्या मतलब है? नॉट क्लियर। कोलेस्टेराइल बेंजोएट को 145 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हो तो वो मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी टर्बिड लिक्विड में। टर्बिड का मतलब नॉट क्लियर। और 179 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसको हीट करते हो तो फिर ये टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान क्या होता है, क्यों ये मिल्की लिक्विड में पहले कन्वर्ट होता है फिर क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इस पर हम बातें करेंगे अभी। ये जो प्रॉपर्टी है ये 1888 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रेडरिक रेनाइट्जर, ठीक है, फ्रेडरिक रेनाइट्जर। ये एक ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट वो होते हैं, वो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया हंगरी का रहने वाला था और ये एक बॉटनिस्ट था, ठीक है। बॉटनिस्ट वो बायोलॉजिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहा था, कोलेस्टेराइल बेंजोएट, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों खपा हुआ था, तो इसकी बात मैं बाद में बताऊंगा कि कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर काम करते हैं। जैसे आपके सामने ये कोलेस्टेराइल बेंजोएट है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो भी बायोलॉजी में की जाती है, ठीक है। बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की भी ब्रांच है। बेसिकली ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, मुश्तरका ब्रांच है दोनों की। तो इसने देखा कोलेस्टेराइल बेंजोएट 145 डिग्री सेल्सियस पर मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हुआ जा रहा है और 179 डिग्री सेल्सियस पर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। इस स्टेट को इसने नाम दिया लिक्विड क्रिस्टल। इस स्टेट को नाम दिया गया लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल का क्यों नाम दिया गया, देखिए बाद में जो स्टडीज हुई इन पर, इस तरह के कंपाउंड्स पर, कि जो मेल्ट होने, कंप्लीटली क्लियर लिक्विड में मेल्ट होने से पहले एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। जब आप पानी को मेल्ट करो तो वो बर्फ से डायरेक्ट पानी ही बनता है ना, उसके बीच में कोई ऐसी स्टेट तो नहीं आती। लेकिन कोलेस्टेराइल बेंजोएट के मामले में एक ऐसी स्टेट आ रही थी, ठीक है, यानी मिल्की स्टेट आ रही थी बीच में, टर्बिड स्टेट, नॉट क्लियर स्टेट आ रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी रीजन आपको देते हैं। इसकी रीजन ये है, जो साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया, पता ये लगा कि यहां पर ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, इसमें तो क्या है कि वेल डिफाइंड ऑर्डर है, वेल डिफाइंड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो मिल्की लिक्विड है, ये टर्बिड लिक्विड है, इसमें सेमी डिफाइंड, सेमी डिफाइंड, सेमी डिफाइंड ऑर्डर है, सेमी डिफाइंड डिग्री ऑफ ऑर्डर है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि सम डिग्री ऑफ ऑर्डर है। और जो क्लियर लिक्विड है यहां पर नो डिग्री ऑफ ऑर्डर, नो डिग्री ऑफ ऑर्डर। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये स्टेट इसलिए बन रही है क्योंकि जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हीट करते हो तो उसका जो ऑर्डर है, उसका जो वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, वो कंप्लीटली खत्म होने की बजाय, वो कंप्लीटली खत्म होने की बजाय, यानी 9 डिग्री में जाने की बजाय वो सेमी डिफाइंड ऑर्डर में आ जाते हैं, सेमी डिफाइंड डिग्री ऑफ ऑर्डर या स्लाइट डिग्री ऑफ ऑर्डर में आ जाते हैं, ठीक है। इस स्टेट का नाम है लिक्विड क्रिस्टल। इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर प्रेजेंट है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसी इनमें प्रॉपर्टीज हैं, यानी क्रिस्टल्स जैसी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसीलिए इनका एक नाम पड़ गया क्रिस्टल, एक नाम पड़ गया क्रिस्टल।
और दूसरा ये कि ये जो टर्बिड स्टेट है, ये जो मिल्की स्टेट बनी है, आल्दो इसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, वो ऑर्डर कैसे होता है उस पर भी बात करेंगे अभी हम। आल्दो इनमें कुछ ना कुछ ऑर्डर है, लेकिन इनमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी हैं। ये लिक्विड की तरह फ्लो कर सकते हैं, ये लिक्विड की तरह विस्कस हैं, गाढ़े हैं, और इनमें लिक्विड्स की तरह सरफेस टेंशन भी होती है। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया लिक्विड प्लस क्रिस्टल, और इनको बोला जाने लगा लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आप डिफाइन करोगे लिक्विड क्रिस्टल इज द टर्बिड लिक्विड स्टेट दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन टू टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। कोलेस्टेराइल बेंजोएट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो तो है 145 डिग्री सेल्सियस। ये 145 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होकर के ऐसी टर्बिड स्टेट बना देता है, लेकिन 179 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। 179 डिग्री सेल्सियस पर ये क्लियर लिक्विड में क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि 179 डिग्री सेल्सियस पर ये जो सेमी डिफाइंड ऑर्डर होता है ये कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ये नो डिग्री ऑफ ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई डिग्री ऑर्डर की बाकी नहीं रहती, तो फिर ये कंप्लीट एक क्लियर लिक्विड बन जाता है। टर्बिड स्टेट में थोड़ी सी डिग्री ऑफ ऑर्डर और सॉलिड स्टेट में कंप्लीट डिग्री। तो समझ आई इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम से फ्रेडरिक रेनाइट्जर ने, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, 1888 में डिस्कवर किया था। तो यहीं पर अब मैं कहीं पर लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, तो उसकी डेफिनेशन आपके लिए इधर लिख दी जाए, इसको मिटा दिया जाए पहले। लिक्विड क्रिस्टल जो है, लिक्विड क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट, ये एक ऐसी टर्बिड लिक्विड स्टेट है, नॉट क्लियर लिक्विड स्टेट है, जो दो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं कि द टर्बिड लिक्विड स्टेट, टर्बिड का मतलब नॉट क्लियर, द टर्बिड लिक्विड स्टेट that exists between two temperatures, कौन कौन से दो टेम्परेचर? एक मेल्टिंग टेम्परेचर जो कोलेस्टेराइल बेंजोएट का 145 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग टेम्परेचर, एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ठीक है, कोलेस्टेराइल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस। बाय नेम एमसीक्यू पूछेगा कि कोलेस्टेराइल बेंजोएट मेल्ट्स टू अ मिल्की लिक्विड एट 145 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा एमसीक्यू आपसे पूछेगा, कोलेस्टेराइल बेंजोएट टर्न्स इनटू अ क्लियर लिक्विड एट 179 डिग्री सेल्सियस। कोलेस्टेराइल बेंजोएट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर तक जब मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा इसकी लिक्विड क्रिस्टल्स की। ठीक है, देखो क्रिस्टल क्लियरिंग टेम्परेचर पर लिक्विड क्रिस्टल के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, लिक्विड क्रिस्टल के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, और क्लियरिंग टेम्परेचर पर ये क्लियर लिक्विड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अच्छा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड से रिजेंबल करती हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो सॉलिड से रिजेंबल करती हैं। जो इनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड से रिजेंबल करती हैं वो इधर लिखते हैं, जो प्रॉपर्टीज इनकी सॉलिड से रिजेंबल करती हैं वो इधर लिखते हैं। सॉलिड से जो रिजेंबलेंस है, ठीक है, नंबर 1, एक इनमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ ऑर्डर होता है, नंबर 2 इनकी कुछ ना कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बताता हूं आपको। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि लाइट को ये किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये एक स्पेशल तरह की लाइट होती है जिसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये उसको किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ये होती है इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, पीपीएल एक स्पेशल तरह की लाइट है। ये लाइट क्या होती है इसको अभी टाइम के लिए छोड़ देते हैं, इस पर मजीद बहस नहीं करते क्योंकि ये एक अलग सा ही टॉपिक है और ये खुलता चला जाएगा फिर। ठीक है ना, इसे जितना खींचोगे ये फिर उतना बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ इतना जान लो कि पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक स्पेशल तरह की लाइट है जिसकी बेसिस पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड की जाती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है कि ये लिक्विड क्रिस्टल इस लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेफ्ट रोटेट करेगा या राइट रोटेट करेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जैसे इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स क्या लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, n इज इक्वल टू सी ओवर वी, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, n इज इक्वल टू सी ओवर वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इसी तरीके से जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिपोर्ट किया जाता है, n इज इक्वल टू सी ओवर वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, ये भी लिक्विड क्रिस्टल्स देते होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी है उनमें देखो कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये फ्लो कर सकते हैं, इनमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। नंबर 2, इनमें विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी की जो टर्म है वो लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, इसे ईटा से जाहिर करते हैं, ऐसे ईटा से, फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो ये मिसाल के तौर पर लिक्विड्स की दो लेयर हैं, लिक्विड्स की दो लेयर हैं, इनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इनके बीच की रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। इस प्रॉपर्टी का नाम विस्कोसिटी है, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है उसे ईटा से जाहिर करते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके बारे में फिजिक्स में आप ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे, थोड़ी सी बात मैंने कर दी कि विस्कोसिटी क्या होती है। सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी डेंसिटी होती है, ठीक है, जबकि लिक्विड्स में विस्कोसिटी होती है। ऑल द डेंसिटी भी डिफाइन की जाती है लिक्विड्स के लिए। विस्कोसिटी का वैसे लफ्जी मतलब गाढ़ापन लिया जाता है, गाढ़ापन। अच्छा, और नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहते हैं कि उनका जो सरफेस एरिया है वो कम से कम रहे, उनका सरफेस एरिया कम से कम रहे, यानी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कम से कम रहे। तो होता क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर यूनिट एरिया एक फोर्स लगती है जिसका नाम सरफेस टेंशन है, जिसका नाम सरफेस टेंशन है। क्यों लिक्विड मॉलिक्यूल्स अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं, ये तुमने खोजना है, ठीक है। कुछ चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं। जितने कम मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पर रहेंगे उतनी एनर्जी कम होगी, उतनी एनर्जी कम होगी। ये चलो थोड़ा सा हिंट दे दिया तुम्हें, ठीक है ना। बाकी ये तुम्हें खुद खोजना है, ठीक है, या इस पर हम कभी एक सेपरेट लेक्चर में सरफेस टेंशन पर बात करेंगे, तो फिर उसमें खुल करके बात हुआ करेगी सरफेस टेंशन पर। अभी फिलहाल इतना जान लो कि लिक्विड क्रिस्टल के पास भी सरफेस टेंशन होती है, लिक्विड क्रिस्टल्स के पास भी सरफेस टेंशन होती है, और जिनके पास सरफेस टेंशन होती है वो कैपिलरी एक्शन भी करते होते हैं, वो कैपिलरी एक्शन भी करते होते हैं। कैपिलरी एक्शन यानी लिक्विड का राइज करना, ठीक है, किसी सरफेस से राइज करना ऊपर की तरफ, जिस तरह प्लांट्स में पानी राइज करता है, क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज राइज करती है, तो इसी का नाम कैपिलरी एक्शन है, और ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है ये प्रॉपर्टी। तो लिक्विड क्रिस्टल में क्योंकि सरफेस टेंशन है तो इसमें कैपिलरी एक्शन भी होता है। आप जानते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, ये आने वाली क्लासेस में मैं पढ़ाऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक हो सकते हैं, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। क्रिस्टल्स जो हैं ये आइसोट्रोपिक या एनाइसोट्रोपिक हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो हमेशा एनाइसोट्रोपिक होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स हमेशा एनाइसोट्रोपिक होते हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर ग्रेफाइट है, उसको अगर आप करंट प्रोवाइड करो पैरेलल टू द लेयर्स, ठीक है, पैरेलल टू द ग्रेफाइट लेयर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भावना होगी कि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, ठीक है। चैप्टर 1 में भी एक डायग्राम बनाई थी ग्रेफाइट के लिए, उसमें ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखाया था और आपको बताया था ये ग्रेफाइट की लेयर्स हैं। तो अगर आप इन लेयर्स के पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो तो ग्रेफाइट इनको कनेक्ट करता है, क्योंकि पैरेलल टू द लेयर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर परपेंडिकुलर टू द लेयर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हो तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाता। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इस वजह से आती है क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट या एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, जबकि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जैसे डेंसिटी। तो ये चीजें जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब चीजें इस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, जबकि एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं। तो इससे ये बात तो पता चली कि लिक्विड क्रिस्टल की डिफरेंट डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। इसी अरेंजमेंट की बेसिस पर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। इसी अरेंजमेंट की बेसिस पर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को 3 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, न्यूमेटिक। नंबर 2
सिमेटिक, इनके नाम सिर्फ बुक में लिखे हैं, डिटेल नहीं है, थोड़ा बहुत बता दूंगा। कोलेस्टेरिक, ठीक है। निमेटिक जो है इनमें सबसे कम डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है, इनमें सबसे कम डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है, ठीक है। और सिमेटिक में उससे थोड़ी ज्यादा, और कोलेस्टेरिक में सबसे कॉम्प्लेक्स डिग्री ऑफ अरेंजमेंट। निमेटिक में क्या होता है, इनमें जो लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है वैसे भी लिक्विड क्रिस्टल्स में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है, तो मॉलिक्यूल्स जो है स्पेसिफिक एंगल्स पर ओरिएंटेड होते हैं। तो निमेटिक में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जरूर होती हैं। लिक्विड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन जनरली नहीं होती, ठीक है ना। लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिमेटिक में क्या होता है कि ये ओरिएंटेशंस भी होती हैं और एक ट्रांसलेशनल ऑर्डर भी होता है। ट्रांसलेशनल का मतलब एक तरतीब होती है, एक लाइंस में मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं, ठीक है, लाइंस में मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। और कोलेस्टेरिक में क्या होता है कि इन सब ऑर्डर्स के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ट्रांसलेशनल ऑर्डर्स के साथ साथ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी होती है। स्पाइरल अरेंजमेंट कुछ इस तरह की अरेंजमेंट, ठीक है, स्प्रिंग शेप अरेंजमेंट, ठीक है। स्पाइरल अरेंजमेंट के साथ साथ कायरल अरेंजमेंट भी होती है। कायरल अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से ही ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आती होती हैं लिक्विड क्रिस्टल में। कायरल अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, अभी बोलने के लिए तो बस मुंह से निकल गया, लेकिन ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसको फिलहाल नहीं छेड़ रहे, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि निमेटिक क्रिस्टल्स में प्रॉपर ओरिएंटेशन, सिमेटिक क्रिस्टल्स में ट्रांसलेशनल ऑर्डर होता है, और कोलेस्टेरिक में ट्रांसलेशनल ऑर्डर के साथ साथ स्पाइरल अरेंजमेंट भी होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। इनमें सबसे कम डिग्री ऑफ अरेंजमेंट, इनमें थोड़ी ज्यादा, इनमें सबसे ज्यादा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ अरेंजमेंट उनको हम निमेटिक, सिमेटिक या कोलेस्टेरिक बोल देते हैं, ठीक है। ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स की जो अपनी किताब में है, और भी कई तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट बेसिस पर। अच्छा, समझ में आ गई। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स में जो है आपको बताया कि डिग्री ऑफ अरेंजमेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जनरली पोलर ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं होती, ठीक है। जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड हो जाती है अपनी जगह पर, ठीक है। बेंजीन रिंग आपको देखने को मिल सकता है लिक्विड क्रिस्टल्स में। तो अभी हम बनाएंगे तो उसमें आप देखोगे कि लिक्विड क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है। अच्छा, ये देखा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड क्रिस्टल बनाते हैं वो जनरली रॉड शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर देखो आओ देखो, कोलेस्टेराइल बेंजोएट की ही एग्जांपल ले लें। ये कोलेस्टेराइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये देखते जाओ, शेयरिंग, यहां पर डबल बॉन्ड शेयरिंग, और यहां पर 5 रिंग। ये कार्बन, हाइड्रोजन, CH3, CH2, 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 C, यहां पर CH3 और यहां पर हाइड्रोजन, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, यहां पर OH। ये आपकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है आपके कोलेस्टेरॉल की। कोलेस्टेरॉल एक स्टीरॉइड है। अगर बायोलॉजी पढ़ते हो तो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा कोलेस्टेरॉल क्या होता है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन है कोलेस्टेरॉल की। और अगर कोलेस्टेरॉल के साथ बेंजोइक एसिड जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा कोलेस्टेराइल बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड। आप जानते हो कि यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। यहां से H2O बन करके ये रिमूव हो जाएंगे, H2O बन करके अलग हो जाएंगे। ये देखो, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप है। अल्कोहलिक ग्रुप और एसिड ग्रुप के बीच का रिएक्शन एस्टर होता है, ठीक है, एस्टर। तो यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा, यहां से H निकल गया और यहां से OH निकल जाएगा। यहां से H निकला और बेंजोइक एसिड का OH निकल गया। बेंजोइक एसिड में क्या सिचुएशन रह गई पीछे, ऐसी सिचुएशन, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके की सिचुएशन। तो यहां से कार्बन फारिग हो गया, कार्बन आकर के यहां से जुड़ जाएगा ऐसे, और यहां पर इसकी ये बेंजीन रिंग। तो ये बन गया अपने पास कोलेस्टेराइल बेंजोएट, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग जैसे पोलर बेंजीन रिंग, ठीक है, पोलर बॉन्ड जैसे यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच पोलर बॉन्ड है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी।
तो आप ये देख सकते हो, ये रॉड शेप मॉलिक्यूल है, ये देखो ये लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल है। तो जनरली जो लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं वो लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल होते हैं। कोलेस्टेराइल बेंजोएट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C34H50O2, ये फार्मूला बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो लॉन्ग रॉड शेप मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। अब टाइम काफी ज्यादा हो गया लिक्विड क्रिस्टल्स पर, अच्छी खासी हमने बातें कर ली, बहुत मैंने तो कोशिश की डिटेल से समझाऊं। अब बारी है इनकी यूजेस पर बात करते हैं। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स और उनके यूजेस जो है ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आता है। इसमें जो एमसीक्यू बनते हैं, कोलेस्टेराइल बेंजोएट का जो है मेल्टिंग टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस और उसका क्लियरिंग टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस। तो ये एमसीक्यू पूछता होता है बोर्ड में। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी बहुत दफा आता है, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इसमें आपने हेडिंग्स बनानी है लाजमी, और जब यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स पूछे तो लिक्विड क्रिस्टल्स का पहले इंट्रोडक्शन लाजमी देना है, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा ही लिख दो, ठीक है, कि आप पूरा ही लिख दो। आइए लिक्विड क्रिस्टल्स पर थोड़े यूजेस पर बातें करते हैं। यूजेस, पहला जो लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज है वो है, अच्छा जनरली मोस्ट ऑफ द आपकी बुक ने लिखा है कि पहले जो है जो लिक्विड क्रिस्टल्स थे उनको सिर्फ साइंटिस्ट ही स्टडी करते थे, ठीक है, लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाता था। लेकिन बाद में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनकी एप्लीकेशंस सामने आने लगी, जिसकी वजह से उन्हें कमर्शियल पर्पसेस के लिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी। अच्छा, और आपकी बुक वाला कहता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा काफी सारे बायोलॉजिकल टिश्यूज हैं जो लिक्विड क्रिस्टल्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका जो सोल्यूशन होता है वो भी लिक्विड क्रिस्टल के तौर पर काम करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो शेल्ड होते हैं, ठीक है, शेल्ड इंसेक्ट्स, जैसे बीटल है। वो जो बीटल है उसका जो शेल है वो जिस कंपाउंड का बना होता है वो भी लिक्विड क्रिस्टल लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें भी लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसी तरीके से जो है आपके बोन के अंदर जो बोन मैरो है, ठीक है, उस बोन मैरो में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी जनरली लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आपके कोलेजन बनती है बॉडी में। कोलेजन एक प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड कोलेजन होती है। वो जो कोलेजन बनाने के लिए जो सेल्स होते हैं फिब्रोब्लास्ट्स, ठीक है, वो जिन कंपाउंड, उनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी तरीके से जो है आपका अल्लाह भला करे सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज वो भी लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज रखता होता है। तो काफी सारे बायोलॉजिकल टिश्यूज, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, उनमें भी लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस देख लिए जाए। सबसे पहला जो इनका यूजेस है टेम्परेचर सेंसर्स, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स। अच्छा, लिक्विड क्रिस्टल्स में जो है लिक्विड्स और क्रिस्टल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्रिस्टल्स जो हैं ये डाइफ्रैक्शन कर सकते हैं, डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो लिक्विड क्रिस्टल में भी होती है। डाइफ्रैक्शन क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये कोई स्लिट है, यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आई और इस लाइट का जो है ये फैल जाना, लाइट जो आई है इसका ऐसे फैल जाना, इसका नाम है डाइफ्रैक्शन। तो द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट from the sharp edgings of an obstacle or a slit is called diffraction। इसी का नाम डाइफ्रैक्शन है, 10th में पढ़ते आ रहे हो आप। इसके अलावा रिफ्लेक्शन और रेयरफैक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स में आपको देखने को मिलती हैं। ये कोई फिजिक्स का बंदा ही आपको ज्यादा बेटर समझा सकता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेयरफैक्शन क्या होता है और डाइफ्रैक्शन क्या होता है। या अगर तुम खुद जानते होगे तो मुझसे ज्यादा ही जानते होगे कम से कम। अच्छा, टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर भी लिक्विड क्रिस्टल्स को इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल्स को टेम्परेचर सेंसर्स पर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये लाइट को डाइफ्रैक्ट कर सकते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और जब ये लाइट की किसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, मानो ब्लू वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया तो ये ब्लू कलर इनका अपीयर होता है, वॉयलेट को रिफ्लेक्ट किया तो ये वॉयलेट अपीयर होते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी चेंज होता है, क्योंकि आप जानते हो कि टेम्परेचर चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। वो फार्मूला यार पिछले चैप्टर का E k इज इक्वल टू 3RT/2Na। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होगा ना।
Na। और लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगर लिक्विड क्रिस्टल पहले एक वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा था तो फिर दूसरी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करने लगेगा, तो कलर चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ क्योंकि कलर चेंज हो रहा है तो इसलिए हम इनको थर्मोमीटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा यूज इनका थर्मोमीटर एंड फाइंडिंग पोटेंशियल फेलियर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में अगर कहीं पोटेंशियल फेलियर हो जाए, ठीक है, सर्किट शॉर्ट हो जाए हमारा, ठीक है, या कहीं पर जो है थोड़ी सी कहीं पर आग लग जाए, तो वहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम टेम्परेचर सेंसर्स जो बनाते हैं उनमें लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर इनका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा वहां पर हमें पता लग जाएगा कि यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या पोटेंशियल फेलियर हुआ है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी इनका तीसरा यूज है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में। ये हेडिंग्स बनाते जाओ, इनको हम अपने वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इनकी जो स्क्रीन्स हैं, ये बनाने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घर जाकर के कंप्यूटर की स्क्रीन को तोड़ करके देखना, उसमें जरूर लिक्विड क्रिस्टल तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स जो हैं, इनकी स्क्रीन बनाने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हो लिक्विड क्रिस्टल्स में ऑर्डर अरेंजमेंट तो होती है, लेकिन ये ऑर्डर अरेंजमेंट स्लाइट डिग्री की होती है, ठीक है, स्लाइट डिग्री की होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं होती। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, या आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस भी चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे उनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा तो कलर्स भी चेंज होंगे, तो स्क्रीन पर डिफरेंट कलर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। तो इस फैक्ट पर जो है ये वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में जो स्क्रीन्स हैं उनमें जो होने वाला लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है वो काम करता है। अच्छा, चौथा इनका यूज है मेडिकल यूजेस। लिक्विड क्रिस्टल्स को जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर चेंज होने से इनका कलर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है बात करता रहा हूं मैं, 2 दफा बात की है। मेडिसिन में या मेडिकल की फील्ड में इनके यूजेस जो हैं, ब्लड वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए और ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए और इंफेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ब्लड वेसल्स, ट्यूमर्स और इंफेक्टेड एरियाज जो होते हैं वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो जहां पर ब्लड वेसल, ट्यूमर या कोई इंफेक्टेड एरिया होगा वहां पर लिक्विड क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। बॉडी पर लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर देते हैं और जहां जहां कोई ट्यूमर या कोई इंफेक्टेड रीजन होता है वहां पर जो है लिक्विड क्रिस्टल का कलर चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्यूमर्स और इंफेक्टेड एरियाज में जो मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो जहां पर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा होता है तो वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये बायोलॉजी में आप ज्यादा बेटर पढ़ते होगे, इंस्टेड के आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाए। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के लिए कि किसी खातून को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, शक है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, तो लिक्विड क्रिस्टल को छाती पर, ब्रेस्ट पर पेंट कर दिया जाता है। अगर वहां पर कोई ट्यूमर बना हुआ होता है तो वो जो रीजन है उसका कलर ब्लू हो जाता है। ये एमसीक्यूज में पूछता है कि इन ऑर्डर टू डिटेक्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, व्हेन लिक्विड क्रिस्टल इज पेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ ब्रेस्ट द इंफेक्टेड रीजन ग्लोज ब्लू। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू अक्सर पूछता रहता है। तो ये भी एक लिक्विड क्रिस्टल का यूज है मेडिकल की फील्ड में। इसी तरीके से एक और यूज लिक्विड क्रिस्टल का टीवी एंड ऑसिलोग्राफ्स। टीवीज की स्क्रीन बनाने में यानी एलसीडीज बनाने में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये बनाने में जो है लिक्विड क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से ऑसिलोग्राफ्स हैं आपके, जैसे
CRO है, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, या साउंड वेव्स की जो वेव फॉर्म है उनको चेकआउट करने के लिए ऑसिलोग्राफ्स बनाए जाते हैं। उनकी जो स्क्रीन्स हैं वो भी LCD स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी लिक्विड क्रिस्टल्स भरा रहता है। और क्रोमेटोग्राफी, फाइनली क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रिस्टल्स को जो है क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है एज मोबाइल फेज के तौर पर क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल्स को सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया कि जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनमें सरफेस टेंशन होती है जिसकी वजह से कैपिलरी एक्शन की प्रॉपर्टी होती है इनकी, तो इस वजह से इनको मोबाइल फेज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आता है इसमें से 2 MCQ कि कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस और क्लियरिंग टेम्परेचर 179 डिग्री सेल्सियस। यूं पूछता है कि किस टेम्परेचर पर कोलेस्टेरॉल बेंजोएट मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 145 डिग्री सेल्सियस। और यूं पूछेगा कि किस टेम्परेचर पर लिक्विड क्रिस्टल क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो 179 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट लिक्विड क्रिस्टल्स। इंशाल्लाह अगले क्लास से हम सॉलिड स्टेट पर बातें करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।